हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी में। जैसे कि दोस्तों लाइनमैन और एसएसए से रिलेटेड हमारी टेक्निकल सीरीज चल रही थी। 27 पार्ट के अंदर दोस्तों काफ़ी अनटच लेवल के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं या उनके आसपास से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे दोस्तों कवर करवा दिए हैं। वो आपने नहीं देखे हैं तो ये देखने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अनटच लेवल के क्वेश्चन आपसे छूट चुके हैं। उनकी अलग से प्ले लिस्ट बना दी है। 27 के सारे पार्ट आप जरूर देख लें। आज दोस्तों 28 पार्ट के अंदर हम फिर एसएसए की सर्वे कर रहे हैं जो एग्जाम हुआ था 2018 के अंदर। उसके आसपास से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो दोस्तों हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों अभी तक आपने हमारा सिलेबस परचेज नहीं किया है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉल या मैसेज करके जितना जल्दी हो सिलेबस परचेज कर लें। इस सिलेबस के अंदर दोस्तों 12,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। इन क्वेश्चन के साथ दोस्तों आपका 99% सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। इसके साथ ही आपका दोस्तों नंबर जो है वो गारंटी बेच के ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, जिसके अंदर रोजाना पीडीएफ और दोस्तों वीडियो लेक्चर शेयर किए जाते हैं। क्योंकि उसके अंदर दोस्तों जो 100 से 200 क्वेश्चन रोजाना शेयर किए जाते हैं वो कवर करने बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन हम वही लेके आते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों आज जो है बहुत सारे अनटच लेवल के क्वेश्चन जो एसएसए से रिलेटेड बनते हैं वो कवर करेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए शुरू कर लेते हैं आज के इस सेशन से। तो 24 नंबर क्वेश्चन तक दोस्तों प्रीवियस ईयर वीडियो के अंदर हमने कर लिए थे, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिए थे। वो आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। आज दोस्तों 25 क्वेश्चन से हम करेंगे, क्योंकि हम पूरा डिटेल से कर रहे हैं ताकि टाइम लगे तो लगे, क्वेश्चन सारे और डाउट सारे हमारे क्या उसके क्लियर हो उसके। पहला क्वेश्चन है इसमें, किस प्रकार का अग्निशमक विद्युतीय उपकरणों, साधनों में अथवा स्थापनों में अग्नि के अधीन प्रयुक्त किया जाता है। अब पूछा गया है दोस्तों अग्निशमक यंत्र जो है विद्युतीय उपकरण के साधनों में, यानी किसी भी विद्युत उपकरण पर आग लग जाती है तो उसमें किस प्रकार का अग्निशमक यंत्र आप यूज करेंगे, तो पूछा गया है। राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन बी हमारा रहेगा हेलोन प्रकार का। हेलोन दोस्तों एक गैस होती है जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसको रोक देती है। जब ऑक्सीजन रुक जाती है तो आग अपने आप क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, आग रुक जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा रहेगा बी, हेलोन प्रकार का अग्निशमक यंत्र विद्युत उपकरणों के साधनों अथवा किसी भी प्रकार की फैक्ट्री या किसी भी प्रकार का कारखाना उसमें लगी आग को बुझाने के लिए इसका यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इससे रिलेटेड 10 से 20 क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 10 से 20। वो सारे के सारे हम कवर कर लेंगे। जो पिछले सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए ना वो सारे के सारे आज हम कवर कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्या ना हो, हमारा गलत ना हो। तो ये पीडीएफ दोस्तों अलग से तैयार कर दी गई है। जो एलएम का ग्रुप है उसमें शाम को ये भेज भी दी जाएगी शाम तक, ठीक है, वीडियो अपडेट होने के बाद, ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के जो हमारे जो अग्निशमक यंत्रों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे इसमें आपके कवर हो जाएंगे और आज इसमें आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अग्निशमक यंत्रों की दोस्तों बात करें तो पाउडर टाइप होता है हमारा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड टाइप होता है। ये दोस्तों फोम टाइप है, वाटर टाइप और वेट केमिकल टाइप है। ये इतने प्रकार के अग्निशमक दोस्तों यंत्र हमारे होते हैं। अब अग्निशमक यंत्र से पहले हमें आग पता होना चाहिए, आग कितने प्रकार से होती है। तो आग की बात की जाए तो A, B, C और D, ये मेनली 4 प्रकार की आग होती है, ठीक है। इनके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। A प्रकार की आग कौन सी होती है, जो लकड़ी, कपड़ा और कागज से लगती है, ठीक है, लकड़ी, कपड़ा और कागज। B टाइप की आग कौन सी होती है, जो किसी लिक्विड पदार्थ से लगती है, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। ये चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन हल्का सा पूछ लिया जाएगा। क्लास B श्रेणी की आग किस में आती है, ठीक है। तो जो गैसेस से लगती है, जो लिक्विड से लगती है, हमारी केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है। सी प्रकार की जो आग होती है ना वो गैसेस में आती है, जैसे सीएनजी से या दोस्तों हमारी किसी भी प्रकार की गैस हो जिससे आग लग जाए, ठीक है, तो वो आती है सी की श्रेणी में। डी जो आती है ना वो जैसे उद्योगों में, फैक्ट्री में या कारखाने में जो आग लग जाती है वो डी की श्रेणी के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद जो आती है क्लास F श्रेणी की आग, ठीक है, क्लास F और एक आती है दोस्तों क्लास K श्रेणी की आग। ये जो आग होती है कुकिंग के अंदर, किचन के अंदर या वो उनसे रिलेटेड ऑयल से जो आग लग जाती है उनको कहा जाता है क्लास F आग या दोस्तों क्लास K आग। ये नई आग है दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा याद रख लें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कहाँ से पूछ लिया जाए। वाटर टाइप जो अग्निशमक यंत्र होते हैं दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ A टाइप अग्नि आग लगती है उसमें यूज करते हैं, यानी कागज, कपड़ा और हमारी जो होती है लकड़ी, इसके अंदर यूज करते हैं। सिर्फ वाटर टाइप की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है फोम टाइप। अब फोम टाइप दोस्तों कागज, जो क्लास A की आग है उसमें भी यूज कर सकते हैं और क्लास B की आग, यानी दोस्तों पेट्रोल डीजल से भी लगी आग इसके अंदर यूज कर सकते हैं। कागज, कपड़ा और लकड़ी से लगी जो आग है उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। आसानी से दोस्तों ये चार्ट समझ ले। ग्रुप में से हमको PDF भेज दी जाएगी। जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो जितना जल्दी हो मैसेज कर लें। 150 रुपये में दोस्तों कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता, लेकिन एक बेस्ट प्रिपरेशन के लिए जुड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। ड्राई पाउडर की बात की जाए ना तो क्लास A, B और C 3 प्रकार की, ये सभी में दिया हुआ है, C
सी, डी या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो आग लगी होती है। यानी दोस्तों ड्राई पाउडर का ऑप्शन अगर दिया जाएगा तो उसमें सभी प्रकार की आ जाती है, सिर्फ के और एफ को छोड़कर। किसको? के और एफ। कुकिंग ऑयल से या किचन के अंदर जो आग किसी प्रकार की लगती है तो उसके अंदर इस टाइप का यूज नहीं करते। CO2 की यानी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन यंत्र की बात करें हम तो ये सिर्फ और सिर्फ बी के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, बी टाइप जो होता है, जो हमारा किसी पेट्रोल डीजल से आग लगती है उसके अंदर सिर्फ यूज करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सिर्फ इसी के अंतर्गत अच्छा कार्य करता है। उसके बाद वेट केमिकल की बात करें तो ये सिर्फ क्लास ए श्रेणी के अंदर यूज करते हैं या दोस्तों एफ श्रेणी के अंदर। अब देखिए दोस्तों एफ और के श्रेणी के अंतर्गत एफ और के सिर्फ और सिर्फ वेट केमिकल यूज करेंगे और एग्जाम में इसकी मैं गारंटी देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी पूछा जाएगा। ठीक है, ये आगे दिया भी हुआ है, स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस और शॉप्स। ये जो हमारा अपार्टमेंट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, ऑफिस हो गया, शॉप होगी, तो ये सभी के सभी दिए हुए हैं। ठीक है, सर्वर रूम हो गया, जो हमारा ऑफिस हो गया, तो इसके अंदर CO2 यूज कर सकते हैं। और ये जो है ना केवल वेट केमिकल उपकरण जो है वो किचन और कैंटीन्स के अंदर यूज करते हैं, जहाँ खाने पीने की वस्तुएं रखी होती है वहाँ पर दोस्तों वेट केमिकल का यूज किया जाता है। ये आप नोट करके रख लें। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, जिनको जो ग्रुप में नहीं भाई जुड़े हुए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एफ को हम क्लास के की आग भी कह सकते हैं। नहीं, एफ और के की जो आग होती है वो सेम होती है। अगला इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आग की मुख्य खुराक किसे कहा जाता है। अब आग की मुख्य खुराक कौन सी होती है, तो ईंधन होता है। ठीक है, ईंधन के अंदर दोस्तों ऑक्सीजन भी आ जाती है, हमारी ताप भी आ जाती है। आग की मुख्य खुराक की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है, तो इसमें सिर्फ खुराक की बात की गई है। आग की मुख्य खुराक क्या है? ईंधन। आग को क्या चाहिए? ईंधन चाहिए, वहां आग दोस्तों लग जाती है। ठीक है, आग के लिए दोस्तों मेन 3 चीजें हमने चलो इसी वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट में वो कवर भी कर लेते हैं। आग के कितने प्रकार की होती है? आग की प्रकार की दोस्तों बात करें तो इसमें राइट ऑप्शन ई रहेगा हमारा। शुरुआत स्तर की भी, ज्वाला रहित स्तर भी, हमारा ज्वलन स्तर भी और उष्मीय स्तर भी, और राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शुरुआत स्तर की भी आग हो सकती है, ज्वाला रहित स्तर की भी आग हो सकती है, ज्वलन स्तर की भी आग हो सकती है, उष्मीय यानी गर्म स्तर की भी आग हो सकती है। तो आग दोस्तों हमारी इतने प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, आग बुझाने के लिए ऐसे यंत्र जिनमें रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? जिनके अंदर रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उनको दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर। ये दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इनको एक बार अच्छे से जरूर कवर कर लें। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? डी रहेगा, फायर एक्सटिंग्विशर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन यंत्र अनुपलब्ध है यानी नहीं है, CO2 वाला अग्निशमन यंत्र नहीं है, तो विद्युत आग बुझाने के लिए आप किस प्रकार का अग्निशमन यंत्र प्रयोग करेंगे? तो उसमें ड्राई पाउडर यूज कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ड्राई पाउडर जो है ना वो A टाइप की, B टाइप की, C टाइप की और D टाइप की, इन सभी के अंदर जो है अग्निशमन यंत्र के अंदर जो है वो हम यूज कर सकते हैं जब हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशमन यंत्र उपलब्ध नहीं है। तो विद्युत से लगी आग के अंदर आप ड्राई पाउडर यूज कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लास ए आग की सामग्रियों को निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? शामिल पूछा गया, कौन सा शामिल नहीं है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रीस मटेरियल जो होता है वो इसके अंदर शामिल नहीं होता। पेपर मटेरियल शामिल होता है, प्लास्टिक मटेरियल और वुड मटेरियल, ये सभी के सभी शामिल होते हैं। लेकिन जो ग्रीस मटेरियल होता है दोस्तों, ए श्रेणी की बात की गई है तो इसमें दोस्तों कपड़ा आ जाता है, हमारा कागज़ आ जाता है ना, कागज़ आ जाता है, लकड़ी भी हमारी आ जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें जो होती है ये क्लास ए की श्रेणी में आ जाती है। तो ये सभी के सभी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्लास बी की श्रेणी की आग की बात करें तो हम सभी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जिसमें लिक्विड हो, द्रव की आग जिसको कहते हैं। द्रव की आग कौन कौन सी हो सकती है हमारी? ठीक है, केरोसिन हो सकता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है केरोसिन से लगी आग किस श्रेणी में आती है, तो वो पूछा जा सकता है। डीजल से पूछा जा सकता है, डीजल से, या दोस्तों पेट्रोल से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो आग होती है ये लिक्विड पदार्थ से लगी आग बी श्रेणी की आग में आती है। ठीक है, 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यस्थल पर आग लगने के बाद फायर अलार्म को खींचने का अधिकार किसके पास है? तो खींचने का जो अधिकार होता है, जिसने भी आग देखी है वह फायर अलार्म को सक्रिय कर सकता है। जिसने भी आग देखी वो तुरंत उसको जो है खींच सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं होता, जिसने आग देखी है वो उसको अलार्म को सक्रिय कर सकता है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों बनता है हमारा,
तेल या ज्वलनशील तरल आग बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तेल या ज्वलनशील आग, अभी हम जस्ट क्वेश्चन कवर करके हैं, इसमें तेल भी दे दिया और ज्वलनशील तरल भी दे दिया। तो इस आग को बुझाने के लिए जो सबसे उपयुक्त जो होता है वो हमारा फोम टाइप होता है, ठीक है, फोम टाइप अग्निशमक यंत्र। अब चार्ट देखोगे ना तो उसमें ये फोम टाइप लिखा मिलेगा और जो बी श्रेणी की आग है उसमें ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो वो एक बार चार्ट आपको याद हो गया ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो गलत भी नहीं होगा। सीमित जगह में आग बुझाने पर आपको अग्निशमक यंत्रों को उपयोग से बचना चाहिए। सीमित जगह पर, जहाँ जगह बहुत कम है, ठीक है, तो वहाँ पर ड्राई पाउडर जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसका जो यूज है वो करने से हमेशा बचना चाहिए। जहाँ क्या है, लिमिटेड सी जगह है, यानी जगह की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दहन के लिए आवश्यक है, यानी आग लगने के लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आग की खुराक क्या है, आग की खुराक पूछा जाए तो ईंधन हो जाता है हमारा, ठीक है। और दहन के लिए आवश्यक पूछा जाए तो ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रुक जाती है ना, किसी भी टाइप की आग होती है तो आग आसानी से खत्म हो जाती है, आग आसानी से क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लकड़ी, कागज और कपड़े के कारण लगने वाली आग किस श्रेणी में आती है, तो ये हम क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ए श्रेणी की आग आती है, लकड़ी, कागज और कपड़े के कारण जो आग लगती है। उसके बाद जो लिखा हुआ है, क्लास बी की आग बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशमक यंत्र आप यूज करेंगे। बी श्रेणी की आग लगी हुई है तो उसके अंदर दोस्तों हम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 वाला जो है ना। अब इसमें बी श्रेणी की आग आगे देखोगे तो ऐसा निशान लगा मिलेगा, तो अब आपको अच्छे से याद रखना है ये चीज़ें, ठीक है। माइंड में एक बार सेटअप जचा लिया तो ये आप भूलोगे नहीं लॉन्ग टाइम तक। क्लास बी की श्रेणी के लिए हम CO2 जो है वो यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमक यंत्र यूज कर सकते हैं। आग की 3 मूल आवश्यकताओं में प्राणवायु का कार्य, यानी सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें कौन सी होती है, प्राणवायु का कार्य कौन करता है। प्राणवायु की दोस्तों बात की गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो ऑक्सीजन ही होती है, ठीक है। आग की 3 मूल आवश्यकताएं, सबसे जरूरी ऑक्सीजन है, सबसे जरूरी क्या है, ऑक्सीजन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, यदि एक क्रीम रंग का बैंड आग बुझाने वाले यंत्र के ऊपर स्थित है तो वह कौन सा अग्निशमक यंत्र है। अब देखिए दोस्तों, पहचान करनी जरूरी है इनकी, ठीक है। अब क्रीम रंग का बैंड लगा हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रीम रंग का बैंड लगा हुआ तो कौन सा हो जाएगा, फोम टाइप अग्निशमक, ठीक है। क्रीम रंग का है तो वो किसके टाइप का है, फोम टाइप अग्निशमक यंत्र है, ये जरूर याद कर लें। अगर रंग का बैंड जो है वो लाल रंग का बैंड है, अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए लाल रंग का बैंड है तो कौन सा है, तो लाल रंग का होता है हमारा वाटर, ठीक है। वाटर को रिलेट करके चलें आप आर से, आर का मतलब है दोस्तों रेड, एफ को रिलेट करके दोस्तों सी से चलें तो क्रीम हो जाता है। ऐसे रिलेट कर लें एक दूसरे को ताकि आपको आसानी से याद रहे। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाता है वाटर टाइप अग्निशमक यंत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि नीले रंग का बैंड हो तो कौन सा अग्निशमक यंत्र है, ठीक है। नीले रंग का बैंड अग्निशमक के ऊपर स्थित है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन की इसकी बात की जाए तो ये हमारा ड्राई पाउडर हो जाता है। कौन सा, ड्राई पाउडर, जो सभी प्रकार की आग के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। A, B, C, D सभी प्रकार की जो आग होती है, इन सभी प्रकार की आग के अंदर ड्राई पाउडर का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन F और K के अंदर जो है नहीं कर सकते। F और K के लिए सिर्फ वेट केमिकल जो आता है हमारा उसी को हम यूज करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ड्राई पाउडर का नीले रंग का बैंड, नीले रंग का, ठीक है। ये जरूर याद कर लें। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, कुछ नए क्वेश्चन ऐड किए हैं ताकि एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए या ये क्वेश्चन अगले आने वाले एग्जाम में रिपीट किए जाएं तो हमारे गलत ना हो। यदि काले रंग का बैंड है तो कौन सा अग्निशमक यंत्र है, वो काले रंग का बताया गया तो ये कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको लेके चलें, कार्बन डाइऑक्साइड वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि पीले रंग का बैंड है तो आग बुझाने वाला अग्निशमक यंत्र कौन सा होगा। अब पीले की बात की गई है ना तो वो वेट केमिकल हो जाता है, ठीक है, वेट केमिकल, ठीक है। एक बार मैं दोस्तों इनको बता देता हूँ आपको ताकि आपको याद रहेंगे अच्छे से। ये बैंड, ये देखो, जो वाटर के अंदर रेड लगा हुआ है तो मतलब किस कलर का होगा, रेड कलर का। फोम के अंदर पीला है, ड्राई पाउडर के अंदर नीला है, CO2 ब्लैक है, ठीक है। वेट केमिकल क्या है, वेट केमिकल है हमारा जो है पीले रंग का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपको, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा काले रंग का बैंड का अग्निशमक यंत्र कौन सा है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या ग्रुप में ऐड हैं उनको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्रुप जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लें, क्योंकि ग्रुप के अंदर मटेरियल बहुत अच्छे लेवल का हम सेंड कर रहे हैं ताकि एग्जाम में अगर किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कलर ना हो, गलत ना हो। पीले रंग का बैंड वेट केमिकल हो जाता है हमारा, ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस सामग्री में लगी आग पर पानी की आग बुझाने का यंत्र उपयोग नहीं करना चाहिए।
करना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है करना चाहिए। किस प्रकार की जो सामग्री के अंदर जो हमारा अग्निशमक यंत्र होता है वो पानी वाला अग्निशमक यंत्र। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सामग्री में लगी आग पर पानी की आग बुझाने का यंत्र उपयोग करना चाहिए? राइट ऑप्शन की दोस्तों इसमें बात करें तो ऑप्शन डी हो जाता है। सामग्री ये कर तो चुके हैं हम, कागज, हमारा कपड़ा, लकड़ी और अन्य ठोस सामग्री, ठीक है। तो उसके अंदर पानी वाला यूज कर सकते हैं। ए टाइप की आग हमारी इसकी श्रेणी में आ जाती है ना। 10 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अग्निशमक यंत्र जो विशेष रूप से एफ और या के श्रेणी की आग, के श्रेणी की आग मैंने बताया था ना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेके चलो। और ये जो होता है हो जाता है हमारा वेट केमिकल हो जाता है। कौन सा? वेट केमिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लेके चलें। और इस प्रकार की जो वेट केमिकल अग्निशमक यंत्र, ये किचन के अंदर या ऑयल के अंदर जो आग लगती है हमारी, किसी भी किचन के अंदर ऑयल रखा हुआ हो उसकी वजह से, या किचन के अंदर आग लगी हुई तो उसके अंदर वेट केमिकल जो है यूज़ करेंगे। ये मैं 100% की गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, मैं पहले बता देता हूँ। टाइटेनियम और एल्यूमिनियम सामग्री को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? अब दोस्तों ये धातु हो जाती है। टाइटेनियम और एल्यूमिनियम क्या होगी? ये धातु हो जाती है। और धातु से लगी आग जो होती है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये डी श्रेणी के अंतर्गत आती है, धातुएं, ठीक है। एक तो विद्युत, तो हमारी वायरिंग में लगी आग मान लो कोई, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर आग लगी या धातुओं के अंदर जो आग लगी, ठीक है। अब टाइटेनियम और एल्यूमिनियम क्या है? ये धातु है। और धातु से लगी आग किस श्रेणी में आती है? हमारी कैटेगरी डी की श्रेणी के अंतर्गत आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको क्वेश्चन को भी आप लेके चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अग्निशमक यंत्र का उपयोग कर रहे हैं तब इसकी नोजल पूछा गया। अब दोस्तों देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ना, ये ठंडी गैस होती है, ठीक है। जो CO2 गैस होती है, या दोस्तों CO2 गैस हम फ्रीज में या रेफ्रिजरेटर के अंदर जो यूज करते हैं ना, ये CO2 गैस, तो ये ठंडी होती है, ठीक है। इसकी मतलब तासीर जो होती है एक टाइप से, वो ठंडी होती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, बेहद ठंडी हो जाती है। इसकी नोजल जो होती है, नोजल की बात की गई है, हल्का सा क्वेश्चन है, जरूर कवर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इनमें से सबसे कम प्रज्वलित तापमान होता है। सबसे कम तापमान किस में प्रज्वलित होता है? तो पेट्रोल के अंदर होता है। पेट्रोल के लिए ज़्यादा हमें तापमान की ज़रूरत ही नहीं होती। पेट्रोल से आग हमें लगानी है तो बहुत जल्दी आग लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है वह है। सबसे कम तापमान पूछा गया है इसमें। राइट ऑप्शन की यहाँ पे बात की जाए 14 नंबर क्वेश्चन की, तो वो हो जाता है हमारा डी, इग्निशन तापमान, ठीक है। इग्निशन तापमान, जब सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है तो उसको कहते हैं इग्निशन, प्रज्वल, जिससे आग लगनी शुरू हो जाती है, तो उसको, उस पॉइंट को कहा जाता है इग्निशन जो है तापमान। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है? लकड़ी या कोयले द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण, क्या लिखा हुआ पूरा क्वेश्चन का एक उदाहरण है। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक उदाहरण दोस्तों पूछा गया है इसमें। 15 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है सी, अधूरा दहन कहते हैं। लकड़ी या कोयले द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण जो होता है उसको कहा जाता है अधूरा दहन। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। आज का जो लास्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा दहन की एक आवश्यक शर्त नहीं है, ठीक है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति जरूरी है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। इग्निशन तापमान की उपस्थिति ये भी जरूरी है, ठीक है। दहन के समर्थन की उपस्थिति ये भी हमारी जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, अब दहन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो बुझाता है ना आपको, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। तो ये शानदार क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन, ये 10 वो 36, और ये हमने क्वेश्चन लगभग कर ले हैं हमारे, लगभग 80+ क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब अग्निशमक से यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 101% आपका गलत होगा ही नहीं, अगर वीडियो अच्छी देखी तो। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 फेज लाइन के किसी एक लाइन पर चालक बैठा है। अब देखिए दोस्तों, करंट या झटका लगने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल की जगह अर्थ भी हो तो भी हमें झटका लगेगा, ठीक है। ये 2 चीज़ जरूरी होती है, तभी हमारा सर्किट कंप्लीट होता है, तभी झटका लगता है, ठीक है। तो लाइन के किसी एक लाइन पर चालक पर पक्षी बैठा है तो वो सुरक्षित है, ना कि उसको झटका लगेगा, ठीक है। शोक महसूस नहीं होगा, मर जाएगा नहीं मरेगा, क्योंकि आपने देखा ही होगा एक कंडक्टर के ऊपर जो है हमारे पक्षी जो होते हैं वो बैठे ही होते हैं। इसमें कोई लॉजिक लगाने वाली भी बात नहीं थी, ठीक है। सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होता ना, न्यूट्रल और फेज या फेस टू फेस लाइन नहीं मिलती, तब तक झटका लग ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन, अब हमें झटका क्यों लग जाता है? क्योंकि या तो हम नीचे अर्थ हो चुके होते हैं, या हम गीले होते हैं, या दोस्तों हमारे के अंदर जो ब्लड की मात्रा होती है वो ज़्यादा है। जिनके अंदर ब्लड और पानी ज़्यादा होता है ना, उनका झटका ज़्यादा लगता है मुकाबले कमज़ोर व्यक्ति को झटका कम लगता है, ठीक है। ये बनी बनाई बात नहीं है, ये टेक्निकली बात है।
अगला क्वेश्चन है पूर्ण सुरक्षा दी जाती है जब स्थापन में क्या लगाया जाता है, तो केवल फ्यूज लगाने से काम नहीं चलता और केवल अर्थिंग करने से भी काम नहीं चलता। फ्यूज और अर्थिंग अगर दोनों लगा रहे हो ना तो पूर्ण सुरक्षा की गारंटी वहां पे दी जा सकती है। ठीक है, फुल सेफ्टी प्रोवाइडेड, फुल सेफ्टी प्रोवाइड की जा सकती है फ्यूज और अर्थ अगर आपने दोनों इंस्टॉलेशन के अंदर लगा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो ज्वलनशील पदार्थों के साथ कार्य करते समय जूतों का उपयोग सुरक्षित है, तो रबर के सोल वाले जूते आप यूज कीजिए। ठीक है, ज्वलनशील के साथ भी और इलेक्ट्रिकल के काम में भी दोनों के अंदर ये यूज होंगे, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है रबर के सोल वाले शूज जो है वो आप यूज करें। अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ताप गुणांक शून्य के करीब होता है। ताप गुणांक की बात की जाए ना तो मैग्नीन का होता है शून्य के गुणांक। ठीक है, एल्यूमिनियम का याद करना जरूरी है, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, इनका ताप गुणांक तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, मैग्नीन सेकंड लास्ट होता है, इससे भी एक और लास्ट होता है, वो हम थोड़ा सा इसकी सारणी देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा ताप गुणांक किसका होता है, सबसे ज़्यादा ताप गुणांक जो होता है वो निकेल का होता है। किसका होता है? निकेल का। अब दोस्तों आपको एल्यूमिनियम और कॉपर का तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सिल्वर का, इनका तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों का आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 0.00438 ये होता है हमारा एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम से कम कॉपर का होता है, कॉपर का होता है 0.004041। उसके बाद सिल्वर का हो जाता है हमारा 0.003819। ये तीनों के तीनों ताप गुणांक याद कर लें, हल्का सा क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा निकेल का हो जाता है, निकेल का। अब जो इसमें दिया हुआ ना लास्ट, ये हमारा मैग्नीन दिया हुआ है, मैग्नीन का एग्जाम में पूछा गया तो मैग्नीन का ये होता है। ठीक है, ±0.00015। उसके बाद लास्ट जो होता है वो कॉन्स्टेंटन एक जो अलॉय होती है, ठीक है, इसका होता है सबसे कम। ठीक है, माइनस में होता है इसका, देखिए। ठीक है, -0.00074। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, कंस्टेंटन धातु का पूछा जाएगा, मैग्नीन का पूछा जा चुका है, कॉपर एल्यूमिनियम का मैंने बता दिया। तो ये सभी के सभी एक बार जरूर देख लें, थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब बढ़ लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर जो क्वेश्चन दिखाया हुआ है वो यदि छोटे आकार का भू संपर्कित तार प्रयोग किया जाए। आपने छोटा आकार का तार ले रखा है, ठीक है, स्मॉलर साइज का यूज कर रहे हो आप वायर। अर्थ वायर की दोस्तों बात की गई है। ठीक है, अर्थ वायर 8 से लेके 14 SWG का साइज अर्थ तार के लिए दिया जाता है। अब इससे भी कम आप यूज कर रहे हो ना, तो इसका कारण, इसके लिए क्या होगा, तो भू संपर्कित तार में भारी वोल्टेज गिरावट आएगी, यानी वोल्टेज ड्रॉप इसके अंदर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, अर्थ वायर के अंदर, अर्थ वायर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटे आकार का भू संपर्कित तार उपयोग किया जाए तो यह भू संपर्कित तारों में भारी गिरावट उत्पन्न करेगा। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जो आपको बुक में भी नहीं मिलते। अब इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हो, है ना, तो इसलिए समझ के करना जरूरी होता है इनको। ट्रांसफार्मर में किस कारण से ब्रीदर फिट किया जाता है? ब्रीदर होता क्या है, कहाँ लगा होता है? तो ब्रीदर जो होता है ना दोस्तों, वो हमारा कंजर्वेटर ड्रम के साथ जुड़ा होता है। कंजर्वेटर ड्रम ऑयल से आधा भरा रहता है। तो सबसे पहले इसका हम राइट ऑप्शन देख लेते हैं क्या होता है। तो ये जो यूज किया जाता है हमारा ब्रीदर की बात की जाए तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाता है, वायु खींचने के लिए। ये वायु खींचने के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारा इसका काम क्या होता है ना, एक टाइप से सांस, जो हम नाक से सांस लेते हैं ना, तो ये ब्रीदर यही काम करता है हमारा। ठीक है, हमारे अंदर से ये सांस लेता है और सांस छोड़ता है। प्योर जो वायु होती है उसको तो ये बाहर निकालता है, सॉरी प्योर नहीं, जो नमी युक्त वायु होती है उसको तो बाहर निकालता है, और जो बाहर से वायु लेता है उसमें नमी होती है उसको सोख लेता है। फिर कंजर्वेटर सॉरी ब्रीदर के अंदर जो है प्योर जो वायु होती है उसको भेज देता है, सॉरी कंजर्वेटर ड्रम के अंदर। थोड़ा डिटेल से इसको दोस्तों हम समझ लेते हैं ताकि हमारे सारे डाउट जो है वो क्लियर हो सके। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा सारे पॉइंट ही हम देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर के पार्ट क्या क्या होते हैं। ट्रांसफार्मर कोर होती है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग दो प्रकार की हो जाती है, PW और SW, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर टैंक हो जाता है जो मोटे आयरन का बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल हो जाता है जो मिनरल ऑयल बोलते हैं, जिसको खनिज ऑयल बोला जाता है। टर्मिनल एंड ब्यूशिंग हो जाती है दोस्तों जो पोर्सलिन की बनाई जाती है। किसकी? पोर्सलिन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलें। कंजर्वेटर ट्रंक दोस्तों ये इसे आधा तेल का, हाफ तेल का, ठीक है, हाफ तेल का ये भरा रहता है। ठीक है, हाफ क्यों भरा रहता है वो भी हम देखेंगे। बेकोल्स रिले हो जाती है दोस्तों जो हमें अलार्म बजाकर संकेत करती है। ये एक प्रकार का जो है वो सेफ्टी डिवाइस है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, ब्रीदर हम पढ़ेंगे जो कंजर्वेटर ड्रम के साथ जुड़ा होता है और जिसके अंदर सिलिका जल भरी होती है। क्या भरी होती है? सिलिका जल या कैल्शियम क्लोराइड। रेडिएटर या कूलिंग टाइप क्या होती है? ये ट्रांसफार्मर के चारों तरफ पाइपें लगी होती है। जब तेल गर्म होता है तो ऊपर उठता है तो फिर ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, फिर नीचे से ठंडा होकर ट्रांसफार्मर के तली में चला जाता है।
एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है ना, ट्रांसफार्मर के ऊपर ऐसा एक पाइप का टुकड़ा लगा होता है, ऐसा नीचे की तरफ से कटा होता है। तो ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर किसी भी प्रकार की गैस गूस बनती है तो उसको जल्दी से बाहर निकालने के लिए एक्सप्लोजन वेंट वाल्व बोलते हैं इसको, ठीक है, वेंट भी बोल देते हैं। ओटीआई और डब्ल्यूटीआई, ओटीआई को बोल देते हैं दोस्तों ओवर ऑयल टेम्परेचर हमारा हो जाता है, ये वाइंडिंग टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, ये हमारा ऑयल टेम्परेचर, ये हमारा वाइंडिंग टेम्परेचर हो जाता है। टेप चेंजर क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज बढ़ाने और घटाने के लिए, ठीक है, लोड जब ज़्यादा बढ़ जाता है ना, जैसे इस टाइम का लोड चल रहा है जो जुलाई और हमारा जून का लोड होता है, तो इस टाइम लोड थोड़ा ज़्यादा होता है, तो टेप चेंजर से टेप बढ़ाकर हमारा 6 पे टेप चल रही थी तो उसको 7 से 8 हम कर सकते हैं, ठीक है, ये वोल्टेज या लोड को एक टाइप से शेयर कर लेता है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर कोर की बात करें तो ट्रांसफार्मर कोर आयरन या फिर सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, सबसे पहली बात यही हो जाती है, ठीक है। वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, पूरा देखें वीडियो को ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो सके। ट्रांसफार्मर कोर का कार्य मैग्नेटिक फ्लक्स को रास्ता देना होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को रास्ता देना। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स को रास्ता देना किसका काम होता है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर टैंक, ट्रांसफार्मर कोर, ट्रांसफार्मर एक्सप्लोजन वेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसमें आपको ध्यान रखना कि ये किसका कार्य होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर होती है उसका होता है। मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वह कोर की सहायता से पहली वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग तक पहुंचता है। किसकी सहायता से, कोर की सहायता। कोर किसकी बनी होती है, तो ये आयरन या सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। अब आगे देख लेते हैं, कोर को बहुत सारी पतली पतली सीट से मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। कोर को क्या किया जाता है, बहुत छोटी छोटी पतली जो सीटें होती हैं उनको आपस में इंसुलेटेड करके, एक सीट की मोटाई आधे mm यानी 0.05 mm से तक की होती है, 0.5 mm की कई सीट को मिलाकर कोर को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक तो कोर वाला ध्यान में रख ले, 0.3 से 0.5 भी दे देते हैं कई बार, तो ये भी ध्यान में रख लें आप। इस टाइप से ये कोर दिखाई गई है। ये हम बचपन में जब छोटे थे तो इन कोरों से ट्रांसफार्मर को तोड़ मरोड़ के खेला भी करते थे, आपको याद हो तो। पर सीट जोड़ने से पहले सभी सीट को लेमिनेटेड करते हैं, लेमिनेटेड वार्निश करते हैं ताकि एडी करंट लॉस को कम जो है ज़्यादा नहीं बढ़े। एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस ये हमारा डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर की कोर पे ही, ठीक है। ये जो होता है ये लोड पे डिपेंड नहीं करता है। आगे जो वाइंडिंग लिखा हुआ है ना, वाइंडिंग के अंदर क्या है, वाइंडिंग कोर के ऊपर की जाती है, वाइंडिंग कॉपर की बनी होती है, ठीक है। ये जो वाइंडिंग कर रखी है किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, ठीक है। ये भी हल्का सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वाइंडिंग के ऊपर भी इंसुलेशन की कोटिंग होती है, इनके ऊपर भी ये नंगा तार नहीं होता, इनके ऊपर भी इंसुलेशन चढ़ा होता है, ठीक है, ताकि वाइंडिंग एक दूसरे से क्या ना हो, शॉर्ट ना हो। अब आ जाता है ट्रांसफार्मर टैंक। इनकी बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन कहीं से पूछा जाए तो गलत ना हो। टैंक क्या होता है, ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर ही कोर और वाइंडिंग को रखा जाता है। कोर और वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर के कहाँ रखा जाता है, टैंक के अंदर। ट्रांसफार्मर टैंक मोटे मेटल से बनाया जाता है, इनकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, तभी तो ये ऑयल को थोड़ा ठंडा रखेंगे ना। तो इस प्रकार से ये हमारा ट्रांसफार्मर टैंक हो जाता है। इसके चारों तरफ ये हमारी क्या लगी होती है, पाइप लगी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। यह पूरी तरह से सील होता है, सील नहीं होगा तो बारिश और आंधी तूफान के मौसम में इसमें पानी चला जाएगा तो हमारा ऑयल खराब हो जाएगा। मतलब इसमें हवा जाने जितना का भी गैप नहीं होता। ट्रांसफार्मर टैंक को ऑयल टैंक भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर का टैंक पूरे ऑयल से भरा होता है। ट्रांसफार्मर में ऑयल दो काम होते हैं। अब दो काम कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला तो काम होता है ट्रांसफार्मर को ठंडा रखना। सबसे पहला काम क्या है, ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रदान करते रहना। सेकंड जो है ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेशन बनाए रखना। सबसे पहला काम ये होता है, ये हमारा सेकंड नंबर पे आता है। सबसे पहला काम तो ये होता है इंसुलेशन बनाए रखने के लिए, सेकंड काम होता है ठंडा रखना, है ना। उसके बाद क्या है, ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाने वाला ऑयल कोई नॉर्मल ऑयल नहीं है, मिनरल ऑयल होता है, जिसको खनिज तेल हम बोल देते हैं। अब बूसिंग की बात करें तो बूसिंग की मदद से ही हम ट्रांसफार्मर के अंदर सप्लाई देते और लेते हैं। ये हमारी दिखाई गई है बूसिंग, ठीक है, जिनको हम टर्मिनल बोल देते हैं कई बार, ठीक है। जैसे ये 3 फेज का ट्रांसफार्मर है तो इसकी इनपुट 3 होगी तो आउटपुट कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि एक क्या हो जाएगा इसमें, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। टर्मिनल एंड बूसिंग काम यह होता है कि जब भी हम कोई वायर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पर जोड़ना चाहते हैं तो वह वायर गलती से ट्रांसफार्मर की बॉडी के साथ टच ना हो। तो यह सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए तो लगाया जाता है। अगर बॉडी के साथ टच होगी तो ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो गया, हमारा अर्थ हो गया, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। बूसिंग लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के लिए अलग अलग होती है, यानी ये तो हमें पता है। बूसिंग मतलब एक टाइप से इंसुलेटर, और इंसुलेटर हाई वोल्टेज लो वोल्टेज के लिए अलग अलग होते हैं, है ना। अब आ जाता है हमारा कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक, इसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल को भरा जाता है, पर कंजर्वेटर टैंक में कभी भी ऑयल पूरा नहीं भरते, इसके अंदर कुछ जगह खाली छोड़ी जाती है। ये हमारा हो जाता है कंजर्वेटर ड्रम। ये कंजर्वेटर ड्रम है, इसके साथ हमारा ब्रीदर लगा होता है। ये जो दिखाता है
ये दिखाता है कि ट्रांसफार्मर जो टैंक है वो कितना भरा हुआ है, ठीक है। ये मीटर लगा होता है, ठीक है। ये हमारा कंजर्वेटर टैंक हो जाता है, ये हमारी हो जाती है कनेक्टिंग पाइप। ये पाइप जो आके किस में जुड़ जाती है, ट्रांसफार्मर टैंक के साथ जुड़ जाती है। ये ब्रीदर है जिनके अंदर जो है कैल्शियम क्लोराइड या हमारी सिलिका जल भरी होती है। एक पाइप के जरिए मेन टैंक से जुड़ा होता है, यह ट्रांसफार्मर का काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि ये क्यों जुड़ा होता है, ये आधा तेल से क्यों भरा रहता है, क्योंकि जब गर्मी का मौसम होता है ना, तो ट्रांसफार्मर जो है का तेल ऊपर की तरफ उठता है, गर्म होकर तो ऊपर की तरफ उठता है ना, तो इसके अंदर आ जाता है ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर, ठीक है। तो ये जब गर्मी के मौसम के अंदर तो तेल लगभग इतना चला जाता है, और जब सिकुड़ता है तेल सर्दी के मौसम के अंदर सिकुड़ता है, तो ये वापस हाफ की पोजीशन पे आ जाता है। इसलिए दोस्तों इसको हाफ भरा जाता है ना। तो ये डाउट भी आपका क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। बेकोल्स रिले क्या होती है, ये काफ़ी जरूरी पॉइंट, जरूर इलेक्ट्रिकल के काफ़ी इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैंने करवा दिया वैसे। बेकोल्स रिले का इंटरनल पार्ट क्या होता है, दो प्रकार के इसमें मरकरी स्विच लगे होते हैं, वो कैसे ऑपरेट होते हैं, वो वीडियो नहीं देखिए तो एक बार जरूर देख लें, उसमें मैंने टोटल करवा दिया है। बेकोल्स रिले एक सेफ्टी डिवाइस है। अब क्वेश्चन पूछा जाए बेकोल्स रिले किस प्रकार का डिवाइस है, तो क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। यह ट्रांसफार्मर को सेफ्टी देने का काम करता है। इसको ट्रांसफार्मर मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगाया जाता है, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बिल्कुल बीच में। यह जो है ट्रांसफार्मर ऑयल में होने वाली हलचल को समझता है, उसको सेंस करता है, और जब कभी भी कोई फॉल्ट होता है तो होने की स्थिति में होता है, तो ये अलार्म देकर संकेत करता है। इसके अंदर दो स्विच लगे होते हैं, ये नीचे वाला स्विच होता है, ये अलार्म देता है। ऊपर वाला स्विच जो होता है, ये जो ट्रांसफार्मर को क्या कर देता है, सर्किट से कट कर देता है। सॉरी, ऊपर वाला स्विच संकेत देता है, नीचे वाला क्या कर देता है, ट्रांसफार्मर को कट कर देता है, ट्रांसफार्मर को ऑफ कर देता है, ठीक है। ये हमारा हो जाता है। उसके बाद बेकोल्स रिले हो जाती है। ये दो रिले होती है, ठीक है। जब कोई छोटा मोटा फॉल्ट होने पर सिग्नल देने का काम करती है, और दूसरा बड़ा फॉल्ट होने पर सूचना देती है। हमें सर्किट ब्रेकर से जोड़कर रखते हैं ताकि कोई भी फॉल्ट होने पर सप्लाई को ऑटोमेटिक ऑफ कर सके। ये हमारे जो दो इसमें स्विच लगे होते हैं उनकी बात की गई थी। ब्रीदर की हमारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, टैंक के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। जो यहाँ पे लगा होता है हमारा ब्रीदर, ये इस टाइप का लगा होता है, ठीक है। एक प्योर सिलिका जेल होती है ना, जो शुष्क सिलिका जेल होती है, उसका रंग होता है नीला। क्या होता है, नीला। जब ये शुष्क सिलिका जेल के अंदर नमी आ जाती है ना, तो ये हो जाती है हल्की गुलाबी। क्या हो जाती है, हल्की गुलाबी। अब ये बिल्कुल डेड हो जाती है तो ये हो जाती है काली। क्या हो जाती है, काली। जब बिल्कुल ख़राब हो जाती है, ठीक है, हल्की गुलाबी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, इसका काम ट्रांसफार्मर के अंदर एयर को बाहर निकालना, एयर को हवा को क्या करना, बाहर निकालना। यही क्वेश्चन तो उसमें पूछा गया था। आज इसमें हम जो कवर कर रहे थे ट्रांसफार्मर में किसका जो है, ये ऑप्शन इसमें दिया भी हुआ है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के अंदर भेजना, यह मतलब हमारी नाक की तरह होता है। किसकी तरह, नाक। जैसे नाक से सांस लेते हैं, ठीक है, अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, वही काम होता है। कूलिंग ट्यूब्स, ये क्या होती है, रेडिएटर ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के साथ जुड़ी होती है, मोटे स्टील की बनाई जाती है। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए जो ट्रांसफार्मर की ट्यूब है वो किससे बनाई जाती है, तो ये मोटे स्टील से बनाई जाती है। इन कूलिंग की ट्यूब की दोस्तों बात की गई है। जैसे ही ऑयल गर्म उठता था ना, ये ऊपर की तरफ उठ के इसमें नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है, और नीचे ठंडा होकर तले में फिर चला जाता है। तो ये है। अगला जो हम इसमें इसकी मदद से ट्रांसफार्मर का गर्म ऑयल ठंडा होता है, रेडिएटर को कूलिंग ट्यूब भी कहा जाता है। एक्सप्लोजन वाल्व की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था, ये हमारा एक्सप्लोजन वाल्व लगा होता है, जिसका ट्रांसफार्मर के अंदर किसी भी प्रकार का छोटा मोटा गैस बनती है, छोटा मोटा फॉल्ट होता है जिससे गैस बनती है, तो एक्सप्लोजन वांट के द्वारा जो है हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अगला इसमें लगभग हमारे सारे पॉइंट आ चुके हैं। OTI क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। ये ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर होता है। WTI का फुल फॉर्म होता है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। ये जो सब स्टेशन SS से जो होता है, ये पर हावर इसको नोट करता है, ठीक है, पर हावर यानी पर घंटे इसको नोट करता है, और रजिस्टर में लिखता भी है, जो लॉग शीट होती है, ठीक है। जैसे कि जो SSA लगे होते हैं, जैसे मैं भी बिजली बोर्ड में जो है जॉब करता हूँ, तो ये पर हावर लिखना होता है, ठीक है ना। तो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर ये इसकी दी हुई है। ये जो इसकी वायर होती है ना, ये ऑयल में डूबी होती है। ये एक वाइंडिंग के साथ कनेक्ट होती है, एक हमारी ऑयल के अंदर डूबी होती है। तो ये ऑयल से हमें पता चलता रहता है। तो ये सारे के सारे पार्ट लगभग जो है ओवरऑल मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब किसी प्रकार का इसमें आपको डाउट नहीं है, सारे के सारे पॉइंट जो है क्लियर हो चुके हैं। ट्रांसफार्मर, ब्रीदर, ऑयल टैंक, सारी ट्यूब क्या होती है, ये सारा का सारा हम क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, स्लिप रिंग मोटर प्रेरण का चयन इसलिए किया जाता है क्योंकि स्लिप रिंग मोटर का क्या होता है, स्टार्टिंग टार्क बहुत हाई होता है, बहुत अच्छा होता है। स्टार्टिंग टार्क भी होता है, इसका रनिंग टार्क भी अच्छा होता है। रनिंग टावर भी क्या होता है, इसका अच्छा होता है। इसका पावर फैक्टर भी अच्छा होता है। लोड बढ़ने पर इसकी स्पीड कम नहीं होती,
ज़्यादा लोड बढ़ेगा तो थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। अब इसकी विशेषता बहुत ज़्यादा है, करेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी ये महंगी तो हो जाती है मोटर, क्योंकि इसमें स्लिप रिंग वगैरह लगाने पड़ते हैं, थोड़ी सी इनकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा हो जाती है ना, लेकिन इसका पावर फैक्टर अच्छा होता है, इसका रनिंग टॉर्क भी अच्छा होता है, लोड के साथ इसका स्पीड पर ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। तो ये 4-5 इसकी करेक्टरिस्टिक स्लिप रिंग मोटर की बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे क्रेन की बात करें तो क्रेन के अंदर किस प्रकार की मोटर का यूज़ करेंगे, तो हमारा स्लिप रिंग मोटर। थोड़ा सा हम स्लिप रिंग मोटर एक बार देख भी लेते हैं। ये स्लिप रिंग मोटर का रोटर है, इसके अंदर 3 स्लिप रिंग लगे होते हैं। बाकी के अंदर दोस्तों ये हर वीडियो के अंदर बताता ही रहता हूँ, इसके अंदर 3 फेज वाइंडिंग की होती है, ठीक है। तो इसको हम सप्लाई के साथ जोड़ते हैं। ये सॉफ्ट माइल्ड स्टील की बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार पूछा जाता है। अब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है इसकी क्या क्या विशेषता है, देखिए स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा होता है। ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा होता है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, ठीक है। इसका अच्छा होता है लेकिन इतना अच्छा नहीं होता। हम सिर्फ स्लिप रिंग की बात करते हैं यहाँ से। रनिंग टॉर्क भी कुछ हद तक अच्छा ही होता है, यानी रनिंग टॉर्क भी क्या होता है, अच्छा होता है। फुल लोड पर गति कम हो जाती है, फुल लोड डालोगे तो गति कम हो जाती है। तो अगर फुल लोड की बात करें, थोड़ा मोटा लोड डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नो लोड पर पावर फैक्टर अच्छा होता है तथा अधिक लोड पर थोड़ा सा खराब होता है, थोड़ा सा लैगिंग की तरफ आता है। उसके बाद है इसकी रोटर संरचना अन्य दोनों प्रकार की मोटरों की रोटर की अपेक्षा थोड़ी जटिल होती है तथा देख रेख में भी अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। यह मोटर कीमती होती है। इसका स्पीड कंट्रोल, या तो दोस्तों स्टार्टिंग टॉर्क से क्वेश्चन पूछा जाएगा या स्पीड कंट्रोल से पूछा जाएगा। इसमें स्लिप रिंग लगे होने के कारण इसका स्पीड कंट्रोल जो है वो आसानी से किया जा सकता है। इसका पावर फैक्टर भी पश्चगामी होता है, मतलब लीडिंग होता है, लीडिंग पावर फैक्टर इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे किस प्रकार की मोटर से, स्लिप रिंग मोटर से, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ, वहाँ पर करते हैं जहाँ स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जैसे लिफ्ट की बात की जाए, आरा मशीन लाइन और सॉफ्ट, यहाँ पर इसका दोस्तों यूज किया जाता है। तो ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर, इसके अंदर स्टार्टर पूछा जाए कौन सा यूज करेंगे, तो रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर इसके अंदर यूज करेंगे। इस मोटर के अंदर कौन सा, रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर। ये भी हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही जाए हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक बार। स्लिप रिंग मोटर को चालू किया जा सकता है, तो ये जो चालू किया जा सकता है ना तो डीओएल से करेंगे, ना स्टार डेल्टा से करेंगे, ना ऑटो ट्रांसफार्मर से करेंगे। इसको सिर्फ स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर से। किससे, रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लिख लें, ठीक है। क्योंकि जो ये मोटर है इसको अलग ही जो है स्टार्टर आता है। ये स्टार्टर सिर्फ स्लिप रिंग मोटर के अंदर यूज करेंगे और किसी भी मोटर के अंदर इसका यूज हम नहीं कर सकते। ये भी आप नोट करके चलें। इसका भी थोड़ा सा हम डायग्राम देख लेते हैं। ये स्लिप रिंग मोटर का जो है डायग्राम दिखाया गया है। ये हमारी 3 फेज सप्लाई है ना। तो ये हमारा मोटर का जो स्टेटर फील्ड की वाइंडिंग है, ये हमारी रोटर फील्ड की वाइंडिंग है, ठीक है। और ये हमारी स्टार कनेक्टेड होती है। कैसे, स्टार कनेक्टेड। ये हमारे स्लिप रिंग लगे होते हैं। ये हमारा एक्सटर्नल रियोस्टेट, ये रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर होते हैं। इसके साथ जोड़ के इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके और डायग्राम भी आप देख सकते हो आसानी के साथ, जिसमें अच्छे से आपको समझ में आ सके, ठीक है। जैसे ये डायग्राम हमारा दिया हुआ है, ये वाला, इसको, हाँ इसको देख लीजिए। इसको देखने से आसानी से कलर हो जाएगा। ये है हमारा एक्सटर्नल स्टार रियोस्टेटेड। इसको रियोस्टेट भी बोल देते हैं और रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको कम ज़्यादा करके हम इस रोटर को स्टार्ट करते हैं। ये स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होती है रोटर के अंदर, ठीक है। ये हमारा टोटल रोटर फ्रेम है। ये हमारी स्टाफ्ट है और ये हमारे जो है स्लिप रिंग लगे होते हैं। स्लिप रिंग के ऊपर ब्रश लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, ब्रश। तो ये इतना सा इसका स्टार्टर होता है। ये सिर्फ रेजिस्टेंस टाइप इसको स्टार्टर हम बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा पूछा गया है कि ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम पूछा गया है। ओम के नियम के अनुसार हल्के से क्वेश्चन आपको सारे के सारे मैंने करवा रखे हैं, VIR, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज करंट के समानुपाती होता है, ना ये है ना ये है ना ये है, तो ये वाला जो है वो राइट है। ओम के नियम के अनुसार जो वोल्टेज होते हैं वो करंट के समानुपाती होते हैं और प्रतिरोध के उल्टे अनुपाती होते हैं, जबकि भौतिक अवस्थाएं क्या रहे, स्थिर रहे, ठीक है। ओम्स के नियम के अनुसार अगर बात करें तो ये क्वेश्चन तो हमारे कवर हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस निकालने के 3 फार्मूले मैं हमेशा याद करवाता हूँ, VIP और VIP, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ये सारे के सारे फार्मूले आप याद कर लें एक बार, ठीक है। VIP वाली वीडियो नहीं देखी ना, फार्मूले याद करवाने वाली, वो जरूर देख लें, ठीक है। ओम्स लॉ भी यहाँ लागू हो जाएगा, यहाँ सारे के सारे फार्मूले आपके लागू हो जाएंगे। तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लें। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके जितने भी बनते हैं ना, वो इसमें क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन जो बचते हैं वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि यही पेपर हमें जो है आइडिया देगा कि नेक्स्ट एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाते हैं और किस टाइप के हमें कवर करने चाहिए। जितना जल्दी हो ग्रुप ज्वाइन कर लें। हमारा सिलेबस परचेज नहीं किया तो वो भी जितना जल्दी हो कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।